अभी वॉइस आ रही है क्या? अभी माइक को मैंने रिमूव किया है। अभी वॉइस आ रही है क्या? ठीक है, अभी माइक को मैंने रिमूव किया है। हाँ जी, अभी क्लियर है ऑडियो वीडियो? ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरीज है, ठीक है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि आपसे ये स्टेक होल्डर थ्योरी, मिनट, यूनिट 1 हमारा चल रहा है मैम। अब ठीक है, ओके जी। यूनिट 1 चल रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके हम काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट सीएसआर अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, और इसके बाद हम करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसके बाद हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और जैसे हमारे पास टाइम रहेगा तो फेरा एंड फेमा भी कर लेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास टाइम होगा। तो अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। जैसे कि आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी है, ये दी है आर एडवर्ड ने, फ्रीमैन, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शेयर होल्डर थ्योरी दी है मिल्टन फ्रीडमैन ने, ये भी एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंसी थ्योरी आपकी दी है माइकल जैनसन ने, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रिसोर्स बेस्ड व्यू थ्योरी आपकी दी है जे बी बार्ने ने, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। लेजिस्टिमेसी थ्योरी आपकी दी है डेविड पी क्रोथर, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल थ्योरी जॉन डब्ल्यू मेयर, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप थ्योरी, ये भी पूछा गया। मीन्स मैच द फॉलोइंग में इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आप डायरेक्ट चलो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कॉर्पोरेट, ओके ओके, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओलिवर ई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और बिजनेस एथिक्स थ्योरी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मैन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको करनी ही करनी है, ठीक है, इनको याद कर लेना, लर्न कर लेना, ओके जी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आपकी कौन कौन सी कंपनीज आती है, जल्दी से मुझे बताओ। कल मैंने बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है वहां से। और सीक्वेंस वाइज बताना मुझे, राइट सीक्वेंस जो हमने कल किया, जल्दी से जल्दी बताओ मुझे, फिर आपको करवाती हूँ मॉडल्स। इंपॉर्टेंट मॉडल है जो आपके, फ्रीडमैन का मॉडल हमने कल कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे कैरल का मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फेमस मॉडल है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बाकी अकरमैन का और ये हम कर लेंगे कभी और, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपके लीगल एस्पेक्ट में भी टॉपिक है, ठीक है, जो आपकी यूनिट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 7 है मे बी आपकी वो, ठीक है। वहां पे आपको कॉर्पोरेट सीएसआर फिर से मैं करवाऊंगी, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और जो कुछ हमने टॉपिक नहीं किए होंगे वो भी वहां पे करवाऊंगी, ठीक है। और आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी लीगल एस्पेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है, वो भी करवाऊंगी मैं आपको। तो आपका डबल हो जाएगा, मीन्स आपकी रिवीजन हो जाएगी, ओके। जल्दी से बताओ कौन सी कंपनीज आती है सीएसआर के अंडर, कौन सी कंपनी है जिनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आना होता है, और सेक्शन भी बता दो। कल ही पढ़ा है हमने, जल्दी से जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, क्या करोगे फिर आप, अभी आंसर नहीं दे रहे हो तो एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में भी ऐसे ही रहोगे। जल्दी से आंसर दो मुझे। ये एज पर सेक्शन 135 ये पढ़ा था ना कल, कंपनीज एक्ट 2013, 500 करोड़, 1000 नेटवर्थ, 500 करोड़, और टर्नओवर 1000 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ होना चाहिए, फिर ही वो सीएसआर की कैटेगरी में आएगी। और 3 ईयर का उनका चेक किया जाएगा कि 3 सालों से क्या यही चला आ रहा है, ठीक है। अगर यही रहा 3 सालों से तो फिर वो सीएसआर को उनको क्या करना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा अपने नेट प्रॉफिट में से कंपनीज को, ओके जी। तो कल ही किया था ये, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये डायरेक्टर्स थे, सी एस आर कमेटी कब बनेगी,
किस केस में बनेगी? सीएसआर कमेटी तब बनेगी अगर कंपनी 50 लाख से ज्यादा पेमेंट करती है, 50 लाख से ज्यादा वो अमाउंट देती है, तब सीएसआर कमेटी बनाई जाएगी, जहां पे डायरेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में, आपका केरल का मॉडल। यस, ये है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपसे। द बेसिस ऑफ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सीएसआर इज रूटेड इन द वर्क दैट लेड टू आर्ची कैरल pyramid. This four-part definition was originally published by Archie B. Carroll in 1991. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया एग्जाम में। और एक है आपका स्टेक होल्डर और आपका शेयर होल्डर। कल करेंगे हम इस मॉडल को, ठीक है? मीन्स कल सारे मॉडल कर लेंगे हम सीएसआर के। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अभी एक मॉडल करेंगे हम जो कि आपका बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सीएसआर रेफर्स टू अ बिजनेस बिहेवियर दैट इज इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल, कंप्लाई विद द लॉ, एथिकल एंड सोशली सपोर्टिव। अब देखो यहाँ पे कैरल का जो पैरामिड है, ठीक है? कैरल सीएसआर का जो पैरामिड है, कौन कौन सा, ये एज इट इज क्वेश्चन बना है यहाँ से। इकोनॉमिक है, लीगल है, एथिकल है और फिलैंथरोपी है, ठीक है? और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बना है यहाँ से? इकोनॉमिक दिया जाएगा, लीगल दिया जाएगा, एथिकल दिया जाएगा और साथ में इकोनॉमिक नहीं, कोई और इन्वायरमेंटल, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो इन्वायरमेंटल नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपका। फिलोथेरेपी मीन्स आपको ये याद करना है इसका सीक्वेंस, ठीक है? कल भी मैंने बोला था ये। इकोनॉमी का आपका कौन सा हो जाएगा? पहले खुद प्रॉफिट हमें अर्न हो, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? ओबे द लॉज वगैरह सारी चीजें। फिर एथिक्स मीन्स क्या सही है क्या गलत है वो सारी चीजें। फिर वो बिहेवियर में ही आ जाएगा, बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, ठीक है? सीएसआर के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, कल भी हमने किया था ये। टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? आपकी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट हो गया, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो गई और फिलैंथरोपी हो गया आपका, ठीक है? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हो गया। ये आपका इजी है सारा। ओके, अब हम चलते हैं कंज्यूमर, आपका नेक्स्ट टॉपिक। यस नो कुछ तो बताओ, आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? हाँ जी, तो अब हम चलते हैं, आपका न्यू टॉपिक है कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब समझने की कोशिश करना प्लीज इसको। सभी थम्स अप दे दो प्लीज अपनी तरफ से। वी वांट जेआरएफ। ये तो आपकी एक तरह से बस रिवीजन हुई अभी सीएसआर की। मॉडल्स हम मुझे आपको सीएसआर के मॉडल्स करवाने हैं डिटेल में, ठीक है? तो वो सारे के सारे मॉडल मैं एक ही दिन में करवाऊंगी। मुझे नहीं पता कि कब, ठीक है? बट करवाऊंगी डेफिनेटली एक ही दिन में सारे के सारे, या तो संडे वाले दिन या फिर कभी और। ओके, बाकी जो फेमस मॉडल थे सीएसआर के वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अब कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंपनीज है, ठीक है? ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज। और गवर्नेंस का क्या मतलब होता है कि जो कंपनीज है वो रूल्स रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो करे अच्छी तरह से, ताकि जो कंपनी हो वो मीन्स कंपनी में ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और आपका ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है? ये सारी चीजें आएगी आपकी गवर्नेंस में। अब देखो, कॉर्पोरेट प्रशासन मूल रूप से यह है कि कंपनी को निर्देशकों और फर्म के अन्य सभी शासी प्राधिकारियों द्वारा कैसे प्रबंधित और नियंत्रित किया जा सकता है। मीन्स की गवर्नेंस का क्या मतलब हो गया? एक तरह से कंट्रोल करना, ठीक है? कंट्रोल करना एक तरह से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिकली हाउ द कंपनी इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्टर एंड ऑल द अदर गवर्निंग अथॉरिटी इन द फर्म। अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नेसेसरी फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एनी कंपनी, ठीक है? इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, बिल्ड ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर, मिटिगेट रिस्क एंड इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। यहाँ से क्वेश्चन बना है जी आपका एग्जाम में कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्यों किया जाता है? ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस हो कंपनी की, ठीक है?
और ये आपके किसके लिए हेल्पफुल रहता है, इन्वेस्टर्स के लिए, और ट्रस्ट बिल्ड करता है स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जिनका इंटरेस्ट हमारी कंपनी में होता है, लाइक कस्टमर्स हो गए, इम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। मिटिगेट रिस्क को कम करना और इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया जाता है। ओके जी। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स कि कैसे कंपनी को कंट्रोल किया जाए, कंपनी में क्या क्या चीजें की जाए, क्या क्या रूल्स हो, क्या क्या लॉस हो, जिनको फॉलो किया जाता है एक कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, एक कंपनी या बिजनेस को या आपके इंडस्ट्रीज को बेस्ट बनाने के लिए, इसलिए गवर्नेंस किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, फेयरनेस एंड आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो जो एक कंपनी है जो वो काम कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनेस्टी वहां पर होना इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत करप्ट है, बहुत ज्यादा करप्शन है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया जाता है, ठीक है। मीन्स की गवर्नेंस का मतलब ही सिंपली मैं बोलूँ तो कंट्रोल करना है कंपनी को पूरी तरह से, ठीक है। तो जब हम कंट्रोल करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कंट्रोल करने के लिए क्या चीजें चाहिए, ठीक है, कि बेस्ट कंपनी बनानी है, बेस्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेस्ट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एक कंपनी को या एक बिजनेस को, कि आप जो भी कर रहे हो वो सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप चोरी छिपे कर रहे हो, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ सब अकाउंटेबल हो, कि मान लो मैंने आपको कोई काम दिया, ठीक है, तो आप उस काम के प्रति क्या हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए पूरी तरह से। हाँ किसी की कोई गलती है, कुछ भी हुआ तो वो अकाउंटेबिलिटी हो, मीन्स वो बताए। इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है, किसी पे ज्यादा दबाव न डाला जाए। फेयरनेस होना चाहिए, बिल्कुल फेयर तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपको पता ही है। अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीड टू रिफ्लेक्ट द कल्चर, स्टाइल एंड इशू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है जी आपसे। अब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर्स, फेयरनेस इन डीलिंग। ओके तो यहाँ से जो आपका ये प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस सिंपली अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल करना, मैनेज करना, ठीक है, कंपनी को कंट्रोल करना, मैनेज करना, लॉज एंड रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, एथिकल वे में। तो ये है ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, फेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बार पढ़ते भी आए वापस, इतना सा आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब जो आपका CSR है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है, और आपका बिजनेस एथिक्स है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एथिक्स आपको पता है कि एथिक्स क्या क्या होने चाहिए, ओके। एथिक्स का मतलब ये क्या होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो सही है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। एथिक्स में भी कहीं ना कहीं ये चीजें इंक्लूड होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑनेस्टी होगी, इंटीग्रिटी होगी, ठीक है, शेयर होल्डर्स के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, कस्टमर्स के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, वही सारा बिजनेस एथिक्स में आ जाएगा, ठीक है जी। टैक्स टाइम टू टाइम दिया जाए, और बेस्ट माल दिया जाए, बेस्ट प्रोडक्ट दिया जाए, ठीक है, करप्शन ना हो, तो वो सारी चीजें भी आपके एथिक्स में आ जाएगी। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक को हम लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। हाँ वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो आने वाले टाइम में जो मान लो जो जिस यूनिट में आपके टॉपिक, जैसे कि आपका यहाँ पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टॉपिक है और लीगल एस्पेक्ट में भी आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टॉपिक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो हर एक यूनिट को आपको क्लियर करना है, हर एक यूनिट को आपको समझते हुए चलना है, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब आप नेक्स्ट यूनिट्स भी पढ़ते हो और यूनिट्स भी पढ़ते हो तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा, जो चीजें आपने अभी सीखी होगी, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। अब सिंपली अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किस तरह से। आप मान लो कोई सामान लेते हो बाजार में, ठीक है, अगर मान लो आपको जो सेलर है वो गलत सामान बेच दे, तो आप क्या करोगे, सरकार के पास जाओगे, गवर्नमेंट के पास जाओगे, ठीक है, या कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है इस तरह से जो हार्मफुल है, या प्रोडक्ट आपको बेच रहा है हार्मफुल, तो वही है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लॉज है, कुछ एक्ट बना है, जैसे कि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, 1986 में, और फोर्स में कब लाया गया था, यहाँ पे नहीं दिया है, 1987 में,
ठीक है, फोर्स में लाया गया था आपका, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर इंट्रोड्यूस हुआ है 1986 में और फोर्स में कब लाया था, मीन्स लागू कब हुआ था, 1987 में। एंड लेटर अमेंडेड, और इसमें कुछ चेंजेस आए थे, फिर ये एक्ट क्या हुआ 2002 एंड आपका 2019। हम मेनली पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019 वाला, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, द एक्ट वर्क टू एस्टेब्लिश कंज्यूमर कोर्ट्स टू प्रोवाइड स्विफ्ट एंड सिंपल रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा गया, रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस। इट डिफाइन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड लेज डाउन गाइडलाइन। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से हम क्या समझते हैं कि मान लो एबोलिशन, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो MRTP एक्ट था आपका, आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो की जाती थी, उसको हटाया जाए। और दूसरा आपका ये होता था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि मान लो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी, वो भी आपका अनफेयर ट्रेड, मीन्स अनफेयर तरीके से काम किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या फिर अनफेयर तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आ जाएगा, जिससे कि कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट है वो दिए जा रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी, सेफ्टी एंड राइट ऑफ कंज्यूमर। हिंदी में देखो एक बार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पेश किया गया था और बाद में 2002 और 2019 में संशोधित किया गया था। यह अधिनियम उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित और सरल निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों की स्थापना करने का काम करता है। यह अनुचित व्यापार, अनुचित मीन्स उचित रीति से नहीं, लेकिन जो अनुचित व्यापार करते हैं उनको परिभाषित करता है और गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश करता है। सिंपल बोल दिया ना, जो अनफेयर तरीके से क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये, जो कि कस्टमर के लिए हार्मफुल है, वही आ जाएगा आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। जैसे कि आपकी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपकी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और कितना फाइन है, 10 लाख तक का फाइन है उसमें, ठीक है, 10 लाख तक का। नेक्स्ट देखो, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस आपकी स्पेशली, ये क्या लिखा है, specifically excluded. It empowers consumer to file complaint against companies. ठीक है, कंज्यूमर के पास अधिकार है कि हाँ वो कंप्लेंट कर सकती है, ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट, लाइक कंपनीज के अगेंस्ट या फिर मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाकर, ओके जी, अगर वो सही से उनको माल नहीं देते, सही से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देते, तो कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है, इसीलिए ये एक्ट बना था। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि कुछ भी दे दो, ठीक है, 1986 से पहले किसी को कुछ भी दे दो। जैसे आजकल क्या होता है कि अगर मान लो मेडिसिन आपको गलत दे दी तो आप कंप्लेंट कर सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, क्लियर है, कोर्ट्स में जाके। द कंज्यूमर कोर्ट्स हैव द पावर टू इम्पोज पेनल्टीज, फिर पेनल्टी लगेगी उन कंपनी को, जो कंपनीज ऐसा करेगी, और कंपनसेशन उनको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, मीन्स उनको वापस पेड करना पड़ेगा जो भी उन्होंने गलत दवाइयाँ या गलत चीजें कस्टमर को दी होगी, ठीक है। ऑन बिजनेस इफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और डेफिशिएंसीज इन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रूव्ड, ठीक है, अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ इसने, इस कंपनी ने मुझे गलत माल बेचा है, तो मैं उसके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट करती हूँ और प्रूव हो जाता है कि हाँ सच में इस कंपनी ने मुझे हार्मफुल प्रोडक्ट दिया है, तो उस कंपनी को उसका मुआवजा भरना पड़ेगा। क्लियर है जी सभी को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर, अगर हम कंज्यूमर का मीनिंग समझे तो क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे कि मान लो जब हम लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे तो वहां पर हम कंज्यूमर की भी डेफिनेशन देखेंगे, और आपकी सर्विसेज की भी डेफिनेशन है वहाँ पे, गुड्स की भी डेफिनेशन है वहाँ पे, लाइक कंज्यूमर में भी 2 सबसेक्शन 7 है, ठीक है, कंज्यूमर की डेफिनेशन 2 साथ में दी है, मे बी नॉट श्योर बट हाँ दी है। लीगल एस्पेक्ट में तो हमें ये पूरे एक्ट पूरे वो पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सा किस सेक्शन के अंडर आता है, ओके। कंज्यूमर है, पर्सन है, ठीक है, और परचेज है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, सेलिंग है, गुड्स है, सर्विसेज है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि 2 सबसेक्शन 7 है मे बी आपका जो कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर इज एन, एक बार रीचेक कर लेना, वैसे
बाकी लीगल एस्पेक्ट्स में तो हमने पढ़ना ही है। कंज्यूमर, अब यहाँ पे पूछा गया है या फिर बताया गया कि कंज्यूमर होता कौन है, और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, यूजीसी नेट में क्वेश्चन बना था यहाँ से एग्जाम में। अभी बताती हूँ किस तरह का क्वेश्चन बना था, पहले आप इसका मीनिंग क्लियर कर लो कि कंज्यूमर होता कौन है। अ कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप who is the end user of a product or service in a market system. Consumer engage in transaction by purchasing goods or services for personal use. They could be individual buying grocery for their household, business purchasing software for their operation. Simply अगर मैं बात करूँ, कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, किसके लिए, अपने लिए वो परचेज करता है, अपने यूज के लिए। बट जो बिजनेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है या फिर बिजनेस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है, वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस बात को प्लीज समझ लेना। जो बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए या किसी भी चीज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है, वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ओके जी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। अब देखो, उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता एक व्यक्ति या समूह होता है जो बाजार प्रणाली में किसी उत्पाद या सेवा का अंतिम उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान या सेवाएं खरीद कर लेन देन से संलग्न होता है। अब लेन देन मीन्स की कंसिडरेशन कहाँ है, यहाँ पे है कहीं कंसिडरेशन। अब कंज्यूमर क्या होता है, जो सामान लेना या देना, मतलब कि उसकी एक, अगर मान लो मैंने कुछ सामान लिया तो मुझे उसके बदले में कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी ना, या फिर अभी या फिर लेटर पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, वे अपने घर के लिए किराने का सामान खरीदने वाले व्यक्ति हो सकते हैं या अपने संचालन के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने वाले व्यवसाय हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है जी आपका कंज्यूमर। Consumer Protection Act is applicable to all goods and services unless specifically excluded. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सभी वस्तु और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि उन्हें विशेष रूप से बाहर न रखा गया हो। ठीक है, द एक्ट एम्पावर्स कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, अगर उनको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिए तो वो कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर। और डेफिशिएंट सर्विसेज दी गई, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी, ये सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और कंप्लेंट किस किस के अगेंस्ट हो सकती है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आ गई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ गई, तो आप किसके अंडर आते हो, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो किसी भी कंपनी की, जो कंपनी ऐसा कर रही है। कंज्यूमर कैन क्लेम कंपनसेशन, रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिफंड फ्रॉम बिजनेसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो कंज्यूमर है जब वो कंप्लेंट करेगा तो वो क्लेम कर सकता है कि यदि उसकी कंप्लेंट जो है वो प्रूव हो जाता है कि सच में इस कंपनी ने या इस बिजनेस ने मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है, तो उसके बदले में उसे कंपनसेशन मिल सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, उसका रिपेयर भी हो सकता है उसका प्रोडक्ट, और रिफंड भी उसको वापस मिल सकता है उसका सारा पैसा। ठीक है, द कंज्यूमर कोर्ट्स कैन इम्पोज फाइन्स एंड पनिशमेंट ऑन बिजनेस दैट वायलेट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड legal framework for the effective redressal of consumer grievance and enforcement of consumer rights in India. Very very important। Exactly जितनी भी यहाँ पे लाइनें लिखी, ऐसी कोई लाइन नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो एग्जाम में, और ये आपके बोथ यूनिट में काम आने वाला है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक, ये आपका सारा का सारा काम आने वाला है बोथ यूनिट। कौन कौन सी यूनिट, एक आपकी यूनिट 1 जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, और एक आपकी यूनिट 7 है मे बी। ठीक है, आपकी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, वहां पर भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके जी, इट इज एम्ड एट प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसका क्या एम है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रिमूव किया जाए, बल्कि क्या किया जाए, इसका एम या ऑब्जेक्टिव हम बोलेंगे फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसको किया जाए, एंड एनेबलिंग कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजंस। ठीक है, इसका उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को खरीदारी के बारे में जानकारी पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में तो इजी दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है, प्लीज यस या नो में रिप्लाई करो। एंड वॉइस क्लियर है मेरी, बिकॉज माइक नहीं लगा ना, माइक रिमूव कर दिया मैंने, चल नहीं रहा था माइक। वॉइस क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं, थम्स अप दे दो, कुछ तो बोलो, यस नो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट।
अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत बारी मीन्स अभी तक हम जितना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, जितनी भी लाइंस, ठीक है, हर एक लाइन से क्वेश्चंस बने आपके एग्जाम में यूजीसी नेट में, ठीक है, कॉमर्स में हर एक लाइन से। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे कॉमर्स के तो आपने देखा होगा फिर कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बने डेफिनेटली। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम टू प्रोवाइड इफेक्टिव सेफ गार्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया, ठीक है, कंज्यूमर के लिए है जी। द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम एंड एजेंसीज विच प्रमोट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज पनिश बिजनेस फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे ये गोले से लगा रही हूँ मैं, इट मीन्स इंपॉर्टेंट है। सम की फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी देखेंगे हम कुछ इसके फीचर्स है। इट डिफाइंस कंज्यूमर अ पर्सन हु बाय गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, ये देखो कंसिडरेशन मीन्स की उत्तरदायित्व होता है। मान लो मैंने किसी से कोई चीज ली तो मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। बट डज नॉट इंक्लूड कमर्शियल बायर, बट कमर्शियल बायर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे कंज्यूमर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज कर रही हूँ तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, बट अगर मैं अपने यूज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए मैं प्रोडक्ट को परचेज कर रही हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज लाइन ये एग्जाम में उठकर आई है, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड कमर्शियल बायर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, इट डिफाइन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ये डिफाइन करता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है क्या। ओके, बाय बिजनेस एंड प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर इंडल्जिंग इन सच प्रैक्टिसेस। एग्जांपल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड, ये देखो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, सेलिंग गुड्स विच डू नॉट मीट मैंडेटरी स्टैंडर्ड, रिफ्यूजल ऑफ सर्विसेज विदाउट रिस्पॉन्सिबल कॉज। अब देखो, सेलिंग मैंने गुड्स विच डू नॉट मीट मैंडेटरी स्टैंडर्ड, मान लो मैंने गुड्स बेचा, ठीक है, और मैंने घटिया क्वालिटी के, सुपीरियस मीन्स घटिया क्वालिटी के मैं गुड्स बेच रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि जो मैंने स्टैंडर्ड रखे थे, ठीक है, मैंने बोला है कि मैं तो ना आपको एप्पल का फोन दूंगी, ठीक है, एप्पल का मैं फोन, मानो मेरा बिजनेस है और मैं एप्पल के फोन मेरे पास होते हैं वहां पे, और मैंने दे दिया आपको रेडमी का फोन और बाहर से मैंने एप्पल की बॉडी लगा दी, ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड को तो फुलफिल किया ही नहीं, तो वो आ जाएगा अनफेयर, मीन्स अनफेयर तरीके से काम करना। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट की क्लोथ की, ठीक है, मैंने एडवर्टीजमेंट की क्लोथ की और आप क्लोथ देख के मेरे पास आए, आपने बोला कि हाँ मुझे क्लोथ चाहिए और मैंने आपको दे दी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह से मीन्स जो मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ उस हिसाब से मैं काम नहीं कर रही, जो मैं प्रोडक्ट आपको दे रही हूँ, जो मैंने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड रखे, लाइक मैंने रखा है कि हाँ मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो एप्पल के प्रोडक्ट है, वो स्टैंडर्ड को मैं फुलफिल नहीं कर रही हूँ, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाएगा, ठीक है। लो क्वालिटी भी दे रही हूँ मैं आपको, बोला मैंने ये है कि मैं हाई क्वालिटी आपको दे रही हूँ बट मैं दे रही हूँ आपको लो क्वालिटी, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है। अब इट एस्टेब्लिश 3 लेवल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज। अब 3 लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन बनता है। कौन से 3 लेवल है? एक है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जहाँ कंज्यूमर जो कंप्लेंट कर सकता है, एक है स्टेट कमीशन और एक है नेशनल कमीशन। सॉरी अब क्या होगा, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा जहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में अपनी कंप्लेंट को डाल सकते हो, या फिर आप स्टेट में अपनी कंप्लेंट दे सकते हो, या फिर नेशन में आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है। टू हियर कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड अपील्स, कंज्यूमर की कंप्लेंट सुनने के लिए है आपकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में अपनी कंप्लेंट कर सकता है, स्टेट कमीशन में और नेशनल में कर सकता है, कौन कौन कंज्यूमर इसके अंडर आएगा। दीज फर्म can give relief and compensation to consumer as well as impose penalty on business, very very important।
It lays down product liability where the manufacturer or seller is responsible to compensate for loss or injury caused by defective product or deficiencies in services. Important है जी, ठीक है. It empowers the central government to issue safety standard for goods and make provision for protecting consumer against hazardous goods and services. It promotes consumer awareness through education and publishing of information relevant to consumer. ये सारी की सारी लाइन आपसे एग्जाम में पूछी गई है. मीन्स अभी तक हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जितना भी पढ़ा, ईच एंड एवरी लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पढ़ा. लाइक ये भी क्वेश्चन बना है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन दी जाए प्रोडक्ट की, सारी चीजों की. ये भी क्वेश्चन बना था कि क्या कंज्यूमर को एजुकेट किया जाना चाहिए या फिर नहीं. स्टेटमेंट बेस्ड में ये क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. तो राइट था आपका कि हाँ कंज्यूमर को एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है, अवेयरनेस के प्रति. ओके, क्लियर है? यस या नो? समझ आ रहा है सभी को? प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई कर दो. नेक्स्ट देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम. ये थोड़ा सा मुझे स्लाइड नंबरिंग में वो पॉइंट टू पॉइंट बना लेंगे इसको, ठीक है. हाँ, अब ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. अभी जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी. और जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 2019, इसके अंडर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और नेशन में डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, अमाउंट रखा गया है. तो वो हमें पढ़ना होगा. अगर तो आपसे 1986 का पूछा तो आपको उसका आंसर देना है. अगर आपसे 2019 वाला पूछा तो आपको उसका आंसर देना है. अभी जो ये वाला है, ये वाला है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, ठीक है. तो अभी इसको रहने देते, हम एक साथ ही करेंगे दोनों का, ठीक है. या डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट. ओके, अभी हम करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. उसके बाद हम ये करेंगे लेवल वाला, ठीक है. CCPA, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार क्या होता है कि फुल फॉर्म पूछी जाती है. CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, बहुत बार. इसको मैं कर लेती हूँ. अब चलते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक था आपका 1986 वाला, फिर आपका 2019 वाला आया. क्यों आया? क्योंकि आपको पता ही है कि अगर कुछ अमेंडमेंट हो रही है तो कुछ ना कुछ कमियां रह गई होगी उस एक्ट में, 1986 वाले में. उस कमी को पूरा करने के लिए आपका आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अब देखेंगे हम कि क्या क्या कमियां थी हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है. एम्स टू strengthen the rights of consumer in India and provide a mechanism for redressal of complaints regarding defective good. ये तो वही चल रहा आ रहा है अभी. Here are some key highlight of the act has been started below. अब देखेंगे हम यहाँ पे. The act extend the scope of definition of consumer to include online consumer and e-commerce transaction for the first time. यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका 90, ध्यान देना प्लीज मेरी बात पे, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला था वहां पे ई कॉमर्स नहीं था, ठीक है. मीन्स वहां पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं था. क्लियर है? ई कॉमर्स वहां पर नहीं था. इंक्लूड ऑनलाइन कंज्यूमर एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. इट ऑल्सो डिफाइंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर. ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी 1986 में नहीं था. ओके जी. नेक्स्ट लाइन देखो, इट एस्टेब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. 2019 ने क्या एस्टेब्लिश किया? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू प्रमोट, protect and enforce consumer rights. The CCPA has powers to conduct investigation into consumer complaint and take action against violation of consumer rights. Okay जी, very very important है. थर्ड लाइन देखो, the act introduced the concept of product liability to hold manufacturer, product seller and आपकी service provide accountable for providing safe product and services. Consumer can sue for compensation if defective product रिजल्ट इन एनी हार्म. ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट देखो, इट इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर फिलिंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट. नाउ कंज्यूमर कैन डायरेक्टली अप्रोच डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्लेम 1 करोड़, जो कि आपकी 1986 में कितनी थी? 20 लाख थी. वो यहाँ पे कितनी होगी? 1 करोड़ होगी. अगर मान लो आपको या कंज्यूमर को 1 करोड़ का नुकसान हुआ है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट के पास. अगर कंज्यूमर को 10 लाख का नुकसान हुआ है वो कहाँ जाएगा? स्टेट कमीशन में. अगर कंज्यूमर को 10 करोड़
स्टेट कमीशन फॉर 10 करोड़ एंड नेशनल कमीशन फॉर, हाँ, अगर कंज्यूमर को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है वो कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन के पास। अगर कंज्यूमर को 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, नेशनल कमीशन के पास, कंप्लेंट दर्ज करवाने, किसके प्रति, जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, ठीक है। द एक्ट प्रोहिबिट्स अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट दैट लिमिट द लाइबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडेड। इट ऑल्सो प्रोहिबिट unfair trade practices by business such as false or misleading representation, false or misleading, ठीक है। The act specified higher penalties for violation of consumer right. Punishment range for 1000 to 20 lakh and imprisonment of up to 2 years. Very very important, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। That seek to promote awareness among consumer about their rights through education, ठीक है। ये तो 1986 में भी था, ये वाली चीज तो आपसे 1986 में भी थी, ओके। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है प्रोविजन, ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। नो सेपरेट रेगुलेटर, यहाँ पे कोई भी रेगुलेटर नहीं था, बट यहाँ पे रेगुलेटर आया कौन, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी फॉर्म्ड, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर कोर्ट की अगर हम बात करें, कंप्लेंट कुड बी फिल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर ऑफिस इज लोकेटेड, ठीक है, सेलर्स ऑफिस इज लोकेटेड। कंप्लेंट कैन बी फिल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंटेंट रेजिडेंट्स और वर्क्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, नो प्रोविजन, यहाँ पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी यहाँ पर आपके पास कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे उसको प्रोडक्ट की लाइबिलिटी क्या था यहाँ पे, कि अगर मान लो उसको गलत प्रोडक्ट दिया जाएगा तो फिर उसके बदले में कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय, हाँ, जो भी उसको नुकसान हुआ होगा वो सारा भरना पड़ेगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट में क्या था, डिस्ट्रिक्ट में अगर 20 लाख तक का नुकसान होता है कंज्यूमर को तो जाएगा, स्टेट में अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक होता है तो जाएगा, नेशन में वो अपनी कंप्लेंट कंज्यूमर करेगा अगर उसको नुकसान होता है 1 करोड़ का। वहीं अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करें तो अगर आपको 1 करोड़ का नुकसान है तो डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का नुकसान है तो स्टेट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करोगे, स्टेट कमीशन में, और अगर आपका नुकसान 10 करोड़ से ऊपर हुआ है तो नेशनल कमीशन में आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करोगे। ई कॉमर्स यहाँ पे नो प्रोविजन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, मीन सारी की सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिएशन सेल्स है आपके, नो लीगल प्रोविजन है, कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन, ठीक है। ये भी सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, ओके जी। ये था जी आपका कुछ इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपको मैं बताती हूँ आपका इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, आपका ये वाला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 3 लेवल कौन कौन से है किसके, 3 लेवल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी, कौन कौन से 3 लेवल्स है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल दे देगा और इसकी जगह 4 कोई और दे देगा, ठीक है। तो जो चौथा होगा वो तो गलत हो जाएगा, हाँ, पहले 3 सही हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और नेशनल है। इस तरह से यहाँ से एग्जाम बनते हैं, ओके। इफ द वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज एंड क्लेम इज लेस देन 20 लाख, ठीक है, 20 लाख टू 1 करोड़ स्टेट कमीशन के पास जाएगा और नेशनल कमीशन 1 करोड़, ठीक है। और ये कौन से वाला है आपका, 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला, जो 3 लेवल दिए हैं, अगर कंज्यूमर को नुकसान होता है इस हिसाब से ये जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। इट कैन एंटरटेन द cases where the value of goods and services and the compensation claimed is less than ₹20 lakh, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो, अपील, अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन, अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन, अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में क्या क्या है, द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर्स, 1 ऑफ वुमेन शैल बी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या क्या, डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या क्या कंसिस्ट है, एक तो चेयरमैन हो, 2 अदर मेंबर्स और 1 वुमेन होनी चाहिए, 1 वुमेन,
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम आर हेडेड बाय द पर्सन ऑफ द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ओके। A written complaint can be filed before the district consumer forum where the value of goods or service, ये जो 20 लाख वाला है 1986 वाला, ठीक है। इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फर्म, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड होता है कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फर्म के डिसीजन से, ही कैन चैलेंज द सेम बिफोर द स्टेट कमीशन में जा सकता है विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दो मेंबर तो हो, बट एक फीमेल का होना जरूरी है, मीन्स एक वुमेन का होना जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट कमीशन देखो, द स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट and not less than two, and not more than such number of members as may be prescribed, one woman, यहाँ पे भी 2 मेंबर होंगे और 1 वुमेन। द कमीशन इज हेडेड बाय द पर्सन ऑफ लेवल ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है। अ रिटन कंप्लेंट कैन बी फिल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, 20 वाला हमने पढ़ लिया है, 1 करोड़, ठीक है। इन केस द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, ही कैन अपील टू नेशनल कमीशन विद इन 30 डे, ये एग्जाम में पूछा गया 30 डे, ठीक है। नेशनल कमीशन देखो आप, ओरिजिनल आपकी, इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन इज मोर देन 1 करोड़ देन कंप्लेंट टू बी, ये भी 1986 वाला है यहाँ पे, ठीक है। फी 5000, ओके रहने दो इसको। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ऑर्डर मेड बाय स्टेट कमीशन अपील 30 डेज के अंदर नेशनल कमीशन प्रोवाइडेड 50% ऑफ सच अमाउंट, ठीक है। 35, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये वाला है। एक तो 30 डे याद रखना है आपने, और एक 2 मेंबर्स होंगे, और प्लस आपका एक वुमेन का होना इंपॉर्टेंट है, 1 वुमेन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है जी सभी को? यहाँ पे भी देख लो एक बार आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर कुड फाइल अ कंप्लेंट वेयर द सेलर रेजिडेंट, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। कंज्यूमर कुड नाउ फाइल अ कंप्लेंट वेयर ही और शी रिसाइड्स, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। नो प्रोविजन प्रोडक्ट लाइबिलिटी 1986 में नो प्रोविजन था, 2019 में आपका प्रोविजन है प्रोडक्ट लाइबिलिटी में। एक्शन में बी बॉट अगेंस्ट अ प्रोडक्ट सेलर हु कुड ऑल्सो बी इन ई कॉमर्स, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नो प्रोविजन, हाँ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में आपका 1986 में कोई भी प्रोविजन नहीं था, बट आपका सीपीए 2019 में फाइन है 10 लाख, 1 लाख विल बी इम्पोज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, 10 लाख है अभी, ठीक है। 10 लाख तक का है जो अभी लेटेस्ट है। मेडिएशन सेंटर नो प्रोविजन एग्जिस्टिंग, ठीक है, ठीक है, ओके। 20 लाख, हाँ ये वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट 20 लाख था 1986 में, स्टेट में 20 लाख टू 1 करोड़ है, नेशनल में आपका 1 करोड़ है। 2019 में आपका डिस्ट्रिक्ट 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है, स्टेट 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, और नेशनल अबव आपका 10 करोड़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। या तो ये पूछे जाएंगे कि आपके 3 लेवल कौन से, या तो ये पूछा जाएगा कि कितने कितने अमाउंट रखे हुए इन्होंने, ठीक है, 1986 के अकॉर्डिंग या फिर 2019 के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अब हम देखते हैं आपका समझ भी आ रहा है, प्लीज यस या नो में तो बता दो मुझे, समझ आ रहा है कि नहीं, थम्स अप कुछ भी। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? 8 मिनट बचे अभी, जल्दी से बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है सारी चीजें? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ, और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रही हूँ आपसे, जो बहुत बार पूछी भी गई है और आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा। इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता रही हूँ साथ के साथ ही। रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो आप लोग तो। रंजना जी समझ आ रहा है कि नहीं? 1986 के अकॉर्डिंग मुझे डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का और इसका नेशनल का अमाउंट बताओ। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल वाला 3 लेवल जो है 1986 के अकॉर्डिंग। हाँ जी जल्दी से बताओ। नो रिप्लाई। अंजू जी, रंजना जी,
चलो नेक्स्ट टॉपिक। देखो फिर तो इस तरह से क्या ही होगा, फिर मैं पढ़ाती रहूंगी। अब मुझे नहीं पता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। रिप्लाई भी करो, साथ में आंसर भी दो। अभी अगर आपने आंसर दिए तो आप एग्जाम में भी तो आंसर देने के कैपेबल हो जाओगे। अभी नहीं आंसर कर पाओगे तो एग्जाम में कैसे आंसर दोगे फिर आप? आंसर तो दो एटलीस्ट, मुझे पता तो लगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, या फिर कहीं टफ लग रहा है या इजी लग रहा है, कुछ तो बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे आपकी फीडबैक का कैसे पता लगेगा, कैसे मेरे पास फीडबैक आएगा? ये तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया ना फिर। मैं पढ़ाती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, आप सुनते जा रहे हो कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी फेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है फेरा की। अभी तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया किसी का भी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जैसे कि CCPA की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और वो किसका रेगुलेटर है? वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, ठीक है। ये कब आया था जी? आपका 1974 में। इट एम्ड एट रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड वाज मोर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग लेजिस्लेशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट थी चीजें, ठीक है। द फेरा ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ब्रांचेस ऑफ इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया और कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। एवरीवन अंडर द एक्ट हैड टू फॉलो द फॉरेन एक्सचेंज रूल्स और टू बी सब्जेक्टेड टू आपका पनिशमेंट सच एज इम्प्रिजमेंट, ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट भी थी, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट भी था, और यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो किया जाता था, इसीलिए इसकी जगह पे आया था फिर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था। वो थोड़ा इजी था। अब देखो यहाँ पे देयर वर स्ट्रिक्ट, ठीक है, रेगुलेशन। यही इसका एक लैग पॉइंट है जिसकी वजह से फेमा को लाना पड़ा। अभी हम पढ़ेंगे। देयर वर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन द कंट्री अंडर फेरा। फेरा ऑल्सो कंट्रोल्ड द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द करेंसी। इम्पोर्टेंट है। अंडर दिस लॉ ओनली दोज थिंग्स दैट वर स्पेसिफाइड वर परमिटेड, दिस वाज कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, उतना खास नहीं ये वाली लाइन। अंडर फेरा एनी वायलेटर वाज कंसिडर्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स यहाँ पे सीधी सजा सुनाई जाती थी, ठीक है, डायरेक्ट पनिशमेंट, सीधी इम्प्रिजमेंट हो जाती थी, सजा सुनाई जाती थी, लेकिन फेमा में ऐसा नहीं था। ओके, अब देखो फेरा अधिनियम विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1 जनवरी 1974 को लागू किया हुआ। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना था और यह प्रतिबंधात्मक कानून था। फेरा भारत में या भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों, भारत के बाहर भारतीय कंपनी की शाखाओं या भारत के बाहर कॉर्पोरेट्स पर भी लागू होता है। अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को विदेशी मुद्रा नियमों का पालन करना पड़ता था या कारावास जैसी कड़ी सजा का भागी बनना पड़ता था। ये देखो, कड़ी सजा होती थी फेरा में। फेरा के तहत देश में विदेशी मुद्रा लेन देन पर सख्त नियम थे, जिसकी वजह से, सख्त नियम की वजह से क्या लाया गया? फेमा लाया गया, क्योंकि सख्त नियम कौन फॉलो करेगा भाई। फिर फेरा ने मुद्रा के निर्यात और आयात को भी नियंत्रण किया। इस कानून के तहत केवल उन्हीं चीजों की अनुमति थी जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट थी। यह अन्य कानूनों के विपरीत था। देख लो, ये भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा फेरा के तहत सामान्य कानून के विपरीत किसी भी उल्लंघनकर्ता को निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाता था। ये भी यहाँ पे क्या था, नेगेटिव सा पॉइंट था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फेमा एक्ट। अब फेमा लाया गया किसकी जगह पे? फेरा की जगह पे। द फेमा एक्ट पेव्ड द वे फॉर मोर फ्री। जो आपका फेरा है वो कैसा है? स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो फेमा है वो फ्री था, लिबरल था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हो गया आपका फेमा, और फेरा हो गया आपका फॉरेन, फेरा हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेमा हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इनके ईयर भी पूछे जाते हैं। ये क्या हो गया?
While there were strict restriction in फेरा, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा गया एग्जाम में, एज इट इज लाइन पूछी गई है कि जो फेरा था उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, पर जो फेमा था वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट था और फ्लेक्सिबल था, फ्री था, लिबरल था एक तरह से, ठीक है। और अगर हम फीचर्स की बात करें फेमा के, तो फेमा के क्या क्या फीचर है? फेमा एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया। जो आउटसाइड इंडिया थे उन पर फेमा जो था वो अप्लाई नहीं होता था, बट फेरा में अप्लाई होता था, ठीक है। इट फॉलो द सेम गाइडलाइन एज द इनकम टैक्स एक्ट टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन एज एन इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट पे ही ये जो फेमा था वो अप्लाई होता था, बट जो फेरा था वो अगर आउटसाइड भी इंडिया से कोई रह रहा है और वो भारतीय कंपनी है या फिर भारत का व्यक्ति है, ठीक है, तो उस पर भी फेरा लागू होता था। अब फेमा देखो, फेमा बड़ा ही प्यारा है, फेमा नेम से ही, अब क्या करोगे आप, नेम से ही फेमा, फेमा मीन्स प्यारा, ठीक है, ऐसे फेमस था ऐसे कर लोगे कुछ, कि ये बड़ा अच्छा था, लिबरल था, फ्री था, ये निमोनिक है आपके लिए। पर जो फेरा था, फेरा ने तो सच्ची फेरा कर दिया, मतलब घुमा ही दिया, फेरा मतलब घुमा के रख दिया था फेरा ने तो ये क्या था, थोड़ा सा नेगेटिव था, बट इसकी जगह पर फेमा लाया गया, ये पॉजिटिव था, ठीक है, थोड़ा फ्री था, ये लिबरल था ये, ओके। इस तरह से आप याद रखोगे। द फेमा एक्ट, जो निमोनिक होते हैं नहीं आपके एग्जाम में काम आते हैं, नहीं तो फेरा फेमा में कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फेरा और फेमा से कंफ्यूज हो जाओगे कि अब फेरा था कि फेमा था, ठीक है। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला आपको पता है, पुराने टाइम वाला, और 2019 वाला और नया टाइम वाला। तो नए टाइम में तो ई कॉमर्स था, नए टाइम में काफी सारे प्रोविजन थे, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है चीजों को निमोनिक बना के। नेक्स्ट देखो, टाइम हो गया आपका, ठीक है, अभी इसको ही कर लेते हैं हम। द फेमा एक्ट गिव द, इसको कल करेंगे, ओके, क्योंकि 6 बज गए हैं और नेक्स्ट क्लास भी है आपकी अभी 7 बजे, तो 7 बजे ज्वाइन कर लेना, पेपर 1 की क्लास है आपकी, ओके जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज पढ़ के आया करो। मैं इस क्लास में आपसे कल भी पूछूंगी क्वेश्चन कि फेमा आपको फेमा में क्या समझ आई है, फेरा में क्या समझ आई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको क्या समझ आया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या समझ आया, प्लीज पढ़ के आया करो क्लास में, ठीक है। कल भी क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लेना, 5 PM आपकी क्लास होगी, ओके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।